हेलो बच्चों, माय नेम इज़ आर के सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। आज हम लोग आज के लेक्चर में स्पेशली इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टार्क कितना लगेगा, उसको अगर उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। देखिए क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। Electric dipole. An electric dipole is a system of two equal and opposite charges separated by small distance, या आप कह सकते हैं an arrangement of two equal and opposite charges separated by small distance is known as electric dipole। तो मान लीजिए एक चार्ज है आपका -q और दूसरा चार्ज है आपका +q। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए आपका 2l है। 2l क्यों लेते हैं? ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, और कोई बात नहीं है। कहीं कहीं पे कुछ बुक्स में a भी लिखा हुआ, कुछ में 2a लिखा हुआ है, तो इससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपका 2l, ठीक। तो ऐसे सिस्टम, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होती है डाइपोल की डेफिनेशन? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये आपका हो गया, ठीक है। आपने पोलर मॉलिक्यूल पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। जैसे आपका HCl होता है, HCl, तो इसके में आउटर मोस्ट में Cl में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 2, 4, 5, 6 और एक 7। और हाइड्रोजन में कितना होता है? 1। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके इधर इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है और इसके 2 अपने पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसा बनता है? HCl। और आपको पता है कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पार्शियली Cl की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो Cl पे पार्शियल क्या आ जाता है? नेगेटिव, और H पे पार्शियल क्या आ जाता है? आपका पॉजिटिव। तो आप ऐसे समझें कि हमें केमिस्ट्री में नहीं जाना है। ये जो चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसी को हमने उठा करके यहाँ रख दिया। जितना इधर नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका पोलर मॉलिक्यूल होता है। आपने इसमें केमिस्ट्री में निकाला होगा डाइपोल मोमेंट इसका। तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट केमिस्ट्री में क्या यूज़ करते हैं? dy। लेकिन यहाँ पे हम लोग SI सिस्टम में कूलम मीटर यूज़ करेंगे, और dy और कूलम मीटर में क्या रिलेशन होता है मैं आपको भी बता दूंगा। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल से थोड़ी सी चीज़ें और जानते हैं इसके बारे में बेटा, क्या क्या होता है। पहली चीज़ कि दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन को, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन। इसको नीचे लिखते हैं ताकि आपको देखिए, ये तो डिस्टेंस आपकी क्या हो गई? 2l हो गई। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इस लाइन का, एक्सिस का, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इसको इक्वेटोरियल लाइन, ये एक्सिस, इस एक्सिस पे एक्सटर्नल पॉइंट्स पे बेसिकली आपको पोटेंशियल निकालना होगा और आपको फील्ड निकालना होगा। दूसरी चीज़, एक नया टर्म आपका आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल मोमेंट P से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, और ये किसके इक्वल होता है? डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। तो ये हो जाएगा आपका Q इंटू 2l। अब देखिए, अगर इधर वेक्टर लगा तो जाहिर सी बात इधर भी वेक्टर लगेगा। तो Q तो आपको पता है कि ये क्या है? यह आपका स्केलर है। तो 2l ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। हमेशा ये डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मेजर करते हैं। आप ये समझ सकते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया। यह एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस बीच में ना तो डॉट लगेगा ना ही क्रॉस लगेगा, क्योंकि ये स्केलर और ये क्या है? वेक्टर है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
2ql। यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ से देखिए, इसकी यूनिट क्या है कूलम, इसकी क्या है डिस्टेंस है मीटर, तो इसका हो जाएगा कूलम और मीटर। केमिस्ट्री में हम लोग इसको यूज़ करते हैं dy, तो 1 dy इक्वल्स टू क्या होता है dy इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। ठीक, तो हालांकि फिजिक्स में ऐसी ज़रूरत कम पड़ेगी इसके, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सिस हो गया इसका डाइपोल मोमेंट। अब ये वेक्टर अगर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, याद रखना इस डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल में सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये है पी का डायरेक्शन, एक्सिस के अलोंग और नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये डायरेक्शन आपका होगा। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक, इसकी यूनिट कूलम मीटर, इसका फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट का 2ql, या आप कर सकते हैं q इंटू 2l, और ये केमिस्ट्री में यूनिट करते हैं यूज़ बेसिकली dy, हम लोग यहाँ पे SI सिस्टम में कूलम मीटर यूज़ करते हैं। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है ये आपका है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। अब अगर इस डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर टार्क क्या लगेगा। टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहला फॉर्मूला जो है टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, मान लीजिए ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, और यहाँ से इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही, इसमें एक डाइपोल हमने रख दिया थीटा एंगल पर, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और ये आपका माइनस क्यू चार्ज। ठीक, अब आपको बताया गया था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो इससे फोर्स किधर लगता है राइट में, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा q इंटू ई, मतलब फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट इधर लगेगा, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा। और इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये आपको पता है कितना लेते हैं 2l। ठीक, अब ये दो फोर्सेस QE और QE, दे है सेम मैग्नीट्यूड बट देयर लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल एंड द डायरेक्शन इज अपोजिट। तो ये बेसिकली आप लाइन ऑफ एक्शन का मतलब समझते होंगे आप, जिस लाइन के अलॉन्ग ये फोर्सेस लग रहे हैं वो आपस में क्या है पैरेलल है। तो ये आपका थीटा है, ये 2l है, तो इसके बीच की डिस्टेंस, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2l साइन थीटा। देखिए ये ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल, ये थीटा, तो ये भी थीटा आपका आप यहाँ बना सकते हैं। और इस ट्रायंगल में अगर आप साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 2l, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर इक्वल टू 2l साइन थीटा, वही मैंने लिखा है यहाँ 2l साइन थीटा। ठीक है, आपने पढ़ा है कि इफ़ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी और ऑन ए सिस्टम whose line of action are parallel then they form torque or couple। तो टार्क ये फॉर्म करेंगे एंड दे हैव नेचर टू रोटेट द बॉडी, इस सिस्टम को रोटेट करने का काम करेंगे ये। तो टार्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए टार्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी निकाली है बेटा 2l साइन थीटा, तो ये हो गया 2l साइन थीटा। यहाँ से देखिए इसको आप लिख सकते हैं Q और 2l ये मिला करके, अभी आपको बताया था ये होता है डाइपोल मोमेंट P, तो ये आपका हो जाएगा P साइन थीटा, सिंस
P बराबर 2QL, ये हो गया टाउ। यह टार्क का फॉर्मूला हो गया टार्क ऑन डाइपोल। या इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं आप P क्रॉस E। ठीक, टार्क का यूनिट आपको पता ही है। ठीक है, क्या हो जाएगा न्यूटन, और ये क्या आपका डिस्टेंस है तो मीटर, तो न्यूटन मीटर। ठीक, टार्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यूज क्या हो 90 डिग्री। टाउ मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा P व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस इज द मैक्सिमम टार्क। ठीक, तो इसको नोट करिए, टार्क का फॉर्मूला टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा। इसकी ज़रूरत कई जगह पड़ेगी आपको, और स्पेशली बोर्ड में 3 मार्क्स का डेरिवेशन आता है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ टफ नहीं है। ठीक है, नोट करिए इसको। एक चीज़ और इसमें बता दूं आपको कि 1 नंबर का क्वेश्चन अगर मैं आपसे इसमें ये पूछूं कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन डाइपोल, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 1 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन। नेट फोर्स F नेट कितना हो जाएगा 0। देखिए QE फोर्स इधर, QE इधर, दोनों अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, तो नेट कितना हो जाएगा 0। ठीक, दूसरी चीज़, अगर यह नेट फोर्स तो 0 है बट टार्क 0 नहीं है। दूसरा, अगर यह नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता तो क्या नेट फोर्स 0 होता, नहीं, तब नेट फोर्स 0 नहीं होता। इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड F नेट इज नॉट इक्वल टू 0। तो कैसे निकालते हैं इसको, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है F इक्वल टू माइनस du/dr, और du का फॉर्मूला होता है माइनस P, पोटेंशियल एनर्जी, अभी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और d/dr u का फॉर्मूला होता है माइनस साइन पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E, बेसिकली P cos थीटा होता है। ठीक है, तो इसको आप ले सकते हैं यहाँ से, इसको P आपका बाहर हो जाएगा, और डॉट d/dr, ये आपका फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स 0 नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें अगला टॉपिक, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल in uniform electric field। वर्क डन क्या होगा, देखिए फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड है, मान लीजिए। ठीक, E, इसमें एक डाइपोल हमने रख दिया, ये आपका प्लस Q और ये आपका माइनस Q। ठीक, मान लीजिए इनिशियली यह थीटा पे था। ठीक है, और इसको मैं थीटा से स्मॉल, अगर इसको रोटेशन दूं डेल्टा थीटा या डी थीटा, तो वर्क डन क्या होगा, पहले डी थीटा का निकाल लो कि डी थीटा रोटेशन में वर्क डन क्या होगा। और उसके बाद जितनी भी, मान लीजिए इसको मैं थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करता हूँ, तो वहाँ तक आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यू विल गेट द टोटल वर्क डन। तो सबसे पहले तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन, या आप इसको लिखे स्मॉल वर्क डन, इन रोटेटिंग द डाइपोल dw। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे आप लीनियर मोशन में
वर्क का फॉर्मूला पढ़ते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रोटेशनल मोशन में वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह पे टार्क आ जाएगा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टाउ इंटू डी थीटा, ठीक। टाउ का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया डी डब्ल्यू। अब टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लिए, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। मान लीजिए 30 डिग्री पे पहले था, उससे 60 डिग्री पे किया, 60 से 90 पे किया, तो आप ये लिमिट दे दीजिए आप। तो टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 थीटा 2 और ये आपका हो गया पी साइन थीटा और डी थीटा। देखिए पी कांस्टेंट आपका बाहर, तो ये हो गया आपका पी, और साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा और लिमिट आपकी हो गई थीटा 1 से थीटा 2। अगर यहाँ नेगेटिव आता है आपका तो क्या करते हैं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो ये हो गया पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये आपका हो गया वर्क डन का फॉर्मूला, याद रखिए, इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। कुछ किताबों में फॉर्मूला आपको मिलेगा P1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका मतलब इनिशियली जो इनिशियल एंगल है वो कितना ले लिया गया है, थीटा की वैल्यू 0, ठीक है। इसका मतलब डाइपोल, अच्छा यहाँ पे P का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये P का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इनिशियली डाइपोल ऐसे ना होकर के ऐसे था 0 डिग्री से, तो अगर मैं 0 डिग्री से किसी जनरल एंगल थीटा पे रोटेट करूँ तो लिमिट यहाँ क्या दे दूँ, 0 से थीटा, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बट ये जनरल फॉर्मूला याद रखिए, मान लीजिए 30 से 60 या 45 टू 90 रोटेट करना, तो आप इस फॉर्मूले से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नोट करिए इसको। नेक्स्ट इसमें है बेटा वर्क डन का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की क्या होती है, और फिर उसी के डेफिनेशन से आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले ध्यान से सुन लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड द फील्ड इन जनरल पोजीशन। तो ये है आपका, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए, और ये एक डाइपोल है, इन्फिनिटी है, फील्ड से बाहर है, डाइपोल आपका हो गया, मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है और ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ठीक। इस डाइपोल को अंदर ले आना है, ठीक है। तो अंदर यहाँ पे ले आने पे अगर ये 90 डिग्री में रख दूँ इसको, तो क्या वह पोटेंशियल वो जनरल तरीका होगा, नहीं। इसको जनरल थीटा एंगल पर रखते हैं ताकि हम किसी भी एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकें। तो इसको क्या मैंने बताया कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल पोजीशन, मतलब थीटा एंगल पे। तो इसको देखिए दो पार्ट में करते हैं। पहले इस डाइपोल को मैं यहाँ से यहाँ तक ले आने में वर्क डन कैलकुलेट कर लूँ, और फिर 90 डिग्री से थीटा एंगल पे इसको रोटेट कर दूँ, तो दोनों जो वर्क डन होगा उन्हीं का सम क्या हो जाएगा, इसका टोटल वर्क डन, और वो इसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में ये मैं लिख रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी यू पोटेंशियल एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं यू से, तो पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू
वर्क डन in bringing the dipole, आसान तरीका बता रहा हूँ, डाइपोल परपेंडिकुलरली इनसाइड द फील्ड। पहला वर्क डन, इसको मान लेते हैं W1 प्लस वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम, कितने एंगल से रोटेट करना, 90 डिग्री टू थीटा डिग्री। ठीक, तो ये रहा आपका टोटल वर्क डन। अब इसको समझते हैं कैसे निकालेंगे। पहले तो इस डाइपोल को इसको अंदर ले आने में, देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज पे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को ये फोर्स किधर लगेगा, इधर अपने आप फील्ड लगाएगा। और इस पे क्या होगा, इधर। तो इस पे तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा नेगेटिव, और इस पे क्या होगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो इस पे जितना वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट होगा पॉजिटिव, इस पे उतना ही क्या होगा नेगेटिव वर्क डन। तो नेट वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। तो चलिए यहाँ से यहाँ आ गया, डाइपोल ऐसे आ गया, ये आपको आ गया -Q, ये +Q। ये समझ में आ रहा है क्यों इस पे ये पॉजिटिव चार्ज है, जब इसको आप अंदर लाएंगे तो फील्ड इस पे इधर फोर्स लगाएगा। तो इस वाले केस में, इस पॉजिटिव चार्ज के केस में वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट होगा, और ये नेगेटिव चार्ज को जब इधर मूव करेंगे तो ये फील्ड इसको खुद अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे होगा फील्ड वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये वर्क डन नेगेटिव और ये वर्क डन क्या हो गया पॉजिटिव, तो नेट क्या हो जाएगा 0। चलिए यहाँ पे आ गया। अब 90 डिग्री से इसको मान लो थीटा डिग्री पर हमने रोटेट कर दिया, कितने एंगल पे, थीटा पे, +Q, और ये आपका हो गया -Q। तो वर्क डन ये सेकेंड पार्ट हो गया, दोनों वर्क डन को ऐड कर दिया, यही टोटल वर्क डन हो जाएगा। और टोटल वर्क डन ही क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पहला वाला केस तो समझ में आ गया होगा आपका 0, प्लस दूसरा केस वर्क डन का भी आपको फॉर्मूला डेराइव किया था, PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और θ2 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, थीटा। तो cos 90 की वैल्यूज क्या होता है, बोलिए 0। तो ये आपका आ जाएगा PE, ऐसे लिखते हैं इसको, cos 90 माइनस cos θ। तो यहाँ आपका आ गया PE विद इन ब्रैकेट 0 माइनस cos θ, या इसी को आप कह सकते हैं PE माइनस PE cos θ। भी इस फॉर्मूले को थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यूज़ किया है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -P.E। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया। इस पे देखिए दो चीज़ें, इस पे बोर्ड में भी सवाल पूछा जाता है कि ये जो डाइपोल है कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल, देखिए यहाँ ध्यान से, अगर थीटा की वैल्यूज़ कितनी है 0, तो cos 0 की वैल्यूज़ कितनी होगी। अच्छा, थीटा किसके किसके बीच की एंगल, ये देखिए थीटा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड E और P के बीच का एंगल है। तो P का यहाँ देखिए डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो P का डायरेक्शन इस केस में यहाँ होगा, इस डायरेक्शन में। डाइपोल मोमेंट का भी आपको बताया था, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, कोई चीज़ स्टेबल कब होगी, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो, और अनस्टेबल क्या होगी, जब उसकी एनर्जी क्या हो, मैक्सिमम हो। तो अगर थीटा की वैल्यूज़ मान लीजिए 0 डिग्री है, इस फॉर्मूले में रखिए, तो u की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी -P। तो उस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और अनस्टेबल कब होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में देखिए अगर थीटा की वैल्यूज़ 180 डिग्री हो, तो यहाँ फॉर्मूला cos 180 की वैल्यू -1 होती, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, u = P। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव थी, यहाँ पे पॉजिटिव, यह पोटेंशियल एनर्जी अधिक है। तो इस केस से व्हेन थीटा इज़ 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो उस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी P, और स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा जब थीटा वैल्यू 0 होगी, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी
माइनस पी। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसे बताते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इसकी 3 सिचुएशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछा जाता है। पहला क्या है, एक्सियल पॉइंट, दूसरा क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट, और तीसरा क्या है आपका जनरल पॉइंट। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 3 पॉइंट पे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 3 पॉइंट पे, इसका मतलब कुल 6 फार्मूले हो गए, ठीक है। और इसके पहले आपको टार्क बताया, वर्क डन बताया और पोटेंशियल एनर्जी, तो कितने हो गए 9 फार्मूले। और साथ में आपको डाइपोल मोमेंट का फार्मूला बताया गया। तो एक तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड 10 फार्मूले ये यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ये तीनों पोजीशन, उसके बाद आपको पोटेंशियल बताते हैं। तो पहले एक्सियल पॉइंट, या इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं एंड ऑन पोजीशन, याद होना चाहिए, एंड ऑन पोजीशन। और इक्वेटोरियल लाइन को क्या कहते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में कभी कभी एक्सियल पॉइंट के यहाँ पे एंड ऑन पोजीशन लिख देता है, इक्वेटोरियल के यहाँ पे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन लिख दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या है, ये नामकरण है सिंपल, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए पहला इसमें पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट एक्सियल पॉइंट पे। पहला है इसमें एक्सियल पॉइंट, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। तो ये आपका डाइपोल है, मान लीजिए माइनस क्यू, ये आपका हो गया प्लस क्यू, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी लेते हैं बेटा, 2L, मान लीजिए आपका 2L है। इसकी एक्सिस पे बाहर एक पॉइंट है P, जहाँ पर आपको इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसका मिड पॉइंट है, मान लीजिए आपका O, इस पॉइंट को A कह रहा हूँ, और ये पॉइंट आपका क्या है B। ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा L, और ये कितना हो गया आपका L, इसीलिए 2L लिया गया था, अदरवाइज L/2 आता। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस है इसके मिड पॉइंट से मेजर की जाती हैं। तो मान लीजिए यहाँ से R यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस डाइपोल की वजह से, ठीक। अब देखिए यहाँ कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं, और आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताया गया था कि अगर सिंगल आइसोलेटेड चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, E = आपने पढ़ा होगा KQ/R²। जिस चार्ज से निकालना वह चार्ज का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, और जितनी डिस्टेंस पर निकालना वो डिस्टेंस पता होना चाहिए, 2 चीज़ें। और डायरेक्शन क्या बताया गया था, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज या इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस चार्ज से सबसे पहले इस पॉइंट P का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये टोटल R है, ये L है, तो कितना हो जाएगा ये R - L, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका टोटल ये R+L, ठीक। डिस्टेंस निकल गया, दोनों चार्ज दे रखे हैं, तो दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकाल लें और इसको हम वेक्टरली क्या कर लें, ऐड कर लें। तो पहले डायरेक्शन मार्क करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, इसको मान लीजिए मैंने E1 लिख दिया, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर, ये हो गया मान लीजिए E2, ठीक। अब E1 और डायरेक्शन तो मार्क कर दिया, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों को फिर क्या कर लेंगे, वेक्टरली ऐड कर लेंगे। अच्छा, वेक्टरली ऐड करने में क्या करना है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, जिसका मैग्नीट्यूड याद है उसे में से छोटे मैग्नीट्यूड वाले को माइनस कर लेंगे। तो देखिए E1 और E2 कैलकुलेट करते हैं पहले। तो E1 = क्या होगा, देखिए बेसिक फार्मूला ये है बेटा, KQ/R²। तो KQ
और आर की वैल्यू डिस्टेंस कितना हो गया, आर माइनस एल होल स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन 1 एलॉन्ग डायरेक्शन क्या होगा इसका, देखिए बी से पी की तरफ, एलॉन्ग बी पी। और E2 कितना होगा, के क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर इक्वेशन 2 एलॉन्ग पी ए, डायरेक्शन इधर होगा। अब इसमें देखिए E1 और E2 में कौन अधिक है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो E2 क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब E1 क्या है, बड़ा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए यहाँ नेट फील्ड E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। तो KQ तो कॉमन ले लीजिए आप, और यहाँ आ जाएगा आपका 1 अपान आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया KQ, डिनोमिनेटर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए इसका एलसीएम लेंगे, ये आर माइनस एल आर प्लस एल, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, फैक्टर का फॉर्मूला, और होल स्क्वायर पे आ जाएगा। तो ये टर्म यहाँ आएगा आपका आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर। ठीक, इसको ब्रैकेट ओपन करिए, तो यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा माइनस साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2RL, यहाँ से भी 2RL, तो ये हो जाएगा 4RL। तो ये हो गया KQ अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ आ गया 4RL। ठीक, चलिए इसको थोड़ी सी जगह बनाते हैं, ठीक है, फिर कैलकुलेशन को देखते हैं। देखो बेटा, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया E इज इक्वल्स टू KQ अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और आ गया 4RL। तो 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू आर इंटू एल। देखिए ये 2Q और L, ये क्या बन जाएगा आपका P, तो ये आपका हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा 2R, तो ये हो गया K2PR अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, E इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा ये आपका मेन फार्मूला है ओरिजिनल। लेकिन अगर आपका इफ़ R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L हो, देन उस केस में इसमें हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे। R अगर बहुत बड़ा है तो L को हम R के कंपेरिजन में उड़ा सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो L तो आपका 0 हो गया, तो R पावर 4 हो गया, एक R यहाँ कैंसिल हो गया, तो यह E इक्वल टू आ गया 2KP अपान R3। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, आपको कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, तो ये ध्यान रखना है, ये जो लिखा हुआ कंडीशन तो न्यूमेरिकल में लिख करके नहीं आएगा कौन से फॉर्मूले को यूज़ करना है, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे ये R आपका दे रखा है, सपोज कर लिए 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और L डाइपोल की जो डाइपोल की लेंथ है, इसको डाइपोल लेंथ भी कहते हैं, माइनस Q और प्लस Q के बीच की डिस्टेंस। तो अगर उसका हाफ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये कितना आपको दे रखा है 5 mm दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको उड़ा सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मान लीजिए R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया, और आपसे क्या दिया जाए, या L की वैल्यू आपको मान लीजिए 3 सेंटीमीटर दिया हो, तो क्या उड़ा सकते हैं 10 सेंटीमीटर के कंपेरिजन में 3 सेंटीमीटर नहीं उड़ा सकते हैं। तो उस केस में इस ओरिजिनल फॉर्मूले को ही यूज़ करेंगे। तो डेटा जैसा दिया होगा उस डेटा को देख करके ही इन फार्मूला में से इसको यूज़ करें या इसको यूज़ करें, ओरिजिनल ये और ये उसी का अप्रॉक्सीमेशन का केस है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होगा। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आया, इधर आया, क्योंकि E1 बड़ा था। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ देखिए -Q से +Q की तरफ, ये भी इधर आया। डाइपोल मोमेंट P का डायरेक्शन, मतलब P और E दोनों क्या आया, सेम डायरेक्शन में। तो हम अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2K अपान R3 वेक्टर P, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, P और E का नेट फील्ड का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो नोट करिए इसको। चलिए इसका सेकंड केस करते हैं, इक्वेटोरियल लाइन का केस।
चलो बेटा देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड या सिंपली फील्ड ड्यू टू डाइपोल on any point on equatorial line, equatorial at any point on equatorial line। ठीक, तो इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट करना है इस बार। तो देखिए पहले फिगर को समझते हैं बेटा अच्छे से, उसके बाद कुछ इसमें है नहीं, बहुत ही आसान है, वेक्टरली सिंपली ऐड करना है जैसे अभी आपने कैलकुलेट किया था। तो देखिए ये मान लीजिए आपका डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया आपका प्लस क्यू चार्ज, ये इसका मिड पॉइंट ओ, इस पॉइंट को हम लोगों ने ए लिया था, इसको बी लिया था। मान लीजिए इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पर एक पॉइंट पी है, यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक, तो पहले इन दोनों चार्जेस से डिस्टेंस चाहिए, तो चलिए ये मार्क कर देते हैं इसको। तो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, एल, और ये कितना आपका, ये भी एल है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी होती है 2l। ये आर लिया है तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये साइड और ये साइड आपस में क्या होंगी, सेम होंगी, इक्वल, तो ये भी डिस्टेंस उतना ही होगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पी पर डायरेक्शन क्या होगा फील्ड का, तो डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ये हो गया। तो ये मान लीजिए आप E1 है और इसको मान लेते हैं आप E2 है। ठीक, इसकी एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं P से। ठीक, ये एंगल अगर हम थीटा मान लें तो जाहिर सी बात ये भी एंगल क्या होगी, थीटा होगी। ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, और ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक, देखिए ध्यान से। अब चूंकि ये एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों आपके क्या हैं, ना तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना वाई एक्सिस, जिसको मैं कहता हूँ ये टेढ़ा वेक्टर है। टेढ़ा वेक्टर को सीधा करने का तरीका क्या होता है, इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे तो जोड़ना आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक, तो E1 का एक कंपोनेंट तो इधर आ गया, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, E1 साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा आपका E1 कॉस थीटा। इसी तरह E2 का एक कंपोनेंट इधर आ गया, E2 साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ गया E2 कॉस थीटा। ठीक, तो सबसे पहले डायरेक्शन मार्क कर लिया, दोनों को रिजॉल्व कर लिया। अब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा उसको देखते हैं। अच्छा, इस फिगर में आपको है यहाँ पे AP इक्वल टू क्या है बेटा, BP, ध्यान रखना दोनों सेम है। तो E1 प्लस क्यू चार्ज की वजह से E1 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, E1 इक्वल टू KQ अपान क्या हो जाएगा आपका AP, इक्वेशन 1, अलॉन्ग डायरेक्शन क्या होगा आपका, या AP की वैल्यूज पुट ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अलॉन्ग डायरेक्शन क्या है BP, और E2 कितना हो जाएगा आपका KQ अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन 2, अलॉन्ग PA। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, डायरेक्शन का। ठीक, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि मॉड ऑफ E1 इज इक्वल्स टू क्या है बेटा आपका, मॉड ऑफ E2, मैग्नीट्यूड सेम। अब देखिए यहाँ से E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा, जो कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है E1 और E2 का, एंड दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका नेट क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो कैंसिल हो गए, बचा क्या, ये वाला कंपोनेंट, मतलब E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो नेट फील्ड कितना हो गया, नेट फील्ड एट P E इक्वल्स टू आया आपका E1 cos थीटा। अच्छा, E1 और E2 की वैल्यूज तो सेम है, तो हम इसको ले सकते हैं 2E1 cos थीटा। तो चलिए एक ही स्टेप में कर देता हूँ, 2E1 cos थीटा, और E1 की वैल्यूज यहाँ से लिख लीजिए, E1 E2 तो बराबर ही आपका, तो 2KQ अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालिए फिगर से, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एल अपॉन दिस, तो एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2, 2QL, ये तो आपका हो जाएगा P, तो ये होगा KP अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर
3/2। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। अब फिर इसमें अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे। मेन फॉर्मूला तो यही है, इफ़ आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो एल को जब आप जीरो करेंगे तो आर स्क्वायर पे पावर 3/2 आएगा, 2 और 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आर क्यूब। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, इफ़ आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल देन ई इक्वल्स टू के पी अपान आर क्यूब। अब एक चीज़ ये देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, ये पी का डायरेक्शन है ये, और ई का डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो जब इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस साइन के पी अपान आर क्यूब। ये नेगेटिव साइन आपको पता होगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, इससे नेगेटिव लगा दिया आपने, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, अभी आपने एक्सिस पे कैलकुलेट किया था तो फॉर्मूला आया था E इक्वल टू 2kp अपान आर क्यूब। इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे जो आया उसका डबल क्या होता है एक्सिस पे, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये आपको याद होना चाहिए। E एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स E इक्वेटोरियल लाइन। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता है और एक्सिस पे पूछा जाता, तो क्या करेंगे, सीधे सीधे उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द रिजल्ट एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो नोट करिए इसको, और ये इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के लिए भी डेरिवेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। जनरल पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, बस लास्ट आज के लेक्चर का। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, मतलब वह पॉइंट ना तो इक्वेटोरियल लाइन पर है और ना ही एक्सिस पे है। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है। जी आपका माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, ये इसका मिड पॉइंट है ओ, यह पॉइंट ए ले लिया और यह बी ले लिया, ठीक। यह होगा, इस पे एक पॉइंट हमने ले लिया P, जहाँ पे जो R डिस्टेंस पे है, ये एंगल ले लिया थीटा। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अच्छा, P का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस से प्लस, तो ये आपका हो गया डायरेक्शन P का। चलिए इसको लिखते ही नहीं, बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो नोट कर लेंगे। ये तो आपका हो गया P, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इस P को, जो वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है कि इसको 2 डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको अगर मैं एक थीटा एंगल पे इधर ब्रेक कर दूं तो ये आपका हो जाएगा P cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर आ जाएगा आपका, इसका इस पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये आपका आएगा, ठीक। तो ये कंपोनेंट किधर क्या आएगा आपका, P sin थीटा, कोई दिक्कत। अब आप इसको ऐसे समझिए कि इस डाइपोल को, सिंगल जो डाइपोल था, हमने इसको 2 हिस्से में डाइपोल मोमेंट को तोड़ दिया, एक P cos थीटा और P sin थीटा। इस P का, अभी इसको भूल जाइए आप, ये जो P cos थीटा है इसके लिए पॉइंट P इसकी एक्सिस पे ही तो पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट हो गया, P cos थीटा का डायरेक्शन होगा और इसी पे पॉइंट आपका P है। और P sin थीटा के लिए ये पॉइंट क्या हो गया, परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल लाइन हो गया। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल लाइन का, उन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ कर लेंगे। तो देखिए इस डाइपोल P cos थीटा की वजह से यह आपका एक्सियल पॉइंट हो गया। तो एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला भी क्या पढ़ा था आपने, E एक्सियल क्या बताया गया था, K 2P अपान आर क्यूब, और इक्वेटोरियल का क्या बताया गया बेटा, इधर लिखता हूँ, E इक्वेटोरियल KP अपान आर क्यूब, ठीक। ये फॉर्मूला था आपका। तो यहाँ देखिए
पहले इस पी कॉस थीटा की वजह से आर डिस्टेंस पे डाइपोल, आप समझिए पी कॉस थीटा है ये डाइपोल मोमेंट, तो पी कॉस थीटा की वजह से आर पे आप कैलकुलेट कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड इसको मैं कह दे रहा हूँ, इस पॉइंट इधर है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, याद करिए एक्सियल पॉइंट पर पी का डायरेक्शन और फील्ड ई का डायरेक्शन सेम होता था। तो ये हम मान लेते हैं, हम इसको E1 मान लेते हैं, ठीक है, पॉइंट पी पे। तो E1 की वैल्यूज़ कितनी होगी, फील्ड एट पी ड्यू टू पी कॉस थीटा, तो एक्सियल पॉइंट हुआ E1 इक्वल टू, एक्सियल वाला फॉर्मूला क्या था बेटा, K2P/R³, तो K2 और P की जब क्या आ जाएगा यहाँ पे P cos थीटा अपॉन R³, ठीक। तो ये हो गया K2P, या इसको आप दे सकते हैं K2P cos थीटा अपॉन R³। इसी तरह से अब इसको देखिए P साइन, याद करिए अभी आपको बताया था कि जो इक्वेटोरियल लाइन में होता है उसमें डायरेक्शन P का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो P तो इधर आया, तो इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इसको मिटा देता हूँ, इधर इक्वेटोरियल लाइन, इसी के क्या होगा अपोजिट, ठीक इसी का अपोजिट बनाइए फिगर, ये ई आपका 2 लिख दिया इसको, ठीक। ये आपस में क्या है 90 डिग्री पे हैं दोनों E1 और E2, इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इधर से जाएगा रिजल्टेंट, नेट फील्ड, थोड़ा सा और इसको छोटा कर दूँ, नेट फील्ड आपका ये तो E2 हो गया आपका, और ये हो गया ई की वैल्यू जाएगी ई नेट। मान लीजिए एंगल अल्फा है तो अल्फा भी अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका E1। तो चलिए पहले E2 की वैल्यूज लिखते हैं, क्या आएगा E2, देखिए क्या आएगा बेटा, E2 इज इक्वल टू, इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला क्या था KP/R³, तो K P की जगह आपका आएगा P साइन थीटा अपॉन R³, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, और E1 E2 देखिए कितने एंगल पे 90 डिग्री पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना आएगा, जब दो वेक्टर क्वांटिटी 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट √A² + B² होता है बेटा, तो ये ध्यान रखें, √E1² + E2², ठीक। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे आप, या सिंपल, चलिए यहाँ पे इसकी स्क्वायर करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 4K² P² अपॉन R⁴ cos² थीटा प्लस इसका देखिए E2 का करेंगे तो K² P² अपॉन R⁴ sin² थीटा, ठीक, इसका अंडर रूट, तो यहाँ K² P² अपॉन R⁴ कॉमन लेंगे तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ये, ठीक है। तो आ जाएगा KP अपॉन R³ अंडर रूट में आएगा 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा, तो इसमें से एक cos² थीटा sin² थीटा के साथ जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ बचेगा 3 cos² थीटा, तो ये हो जाएगा 1 + 3 cos² थीटा। ये आपका फील्ड का फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, और डायरेक्शन देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप बना लीजिए, आप क्या चीज़, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम बनाए ड्रॉ करेंगे आप, कुछ ऐसे आएगा। तो देखिए अल्फ़ा कैलकुलेट करना है तो tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये E2 अपॉन E1। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू E2/E1, तो E2 देखिए क्या है, ये है, और E1 ये है, तो कितना आएगा E2/E1, 1/2 tan थीटा। तो ये अल्फ़ा के लिए हो गया डायरेक्शन निकालने के लिए। तो नेट फील्ड का डायरेक्शन इससे कैलकुलेट करेंगे, और मैग्नीट्यूड KP/R³ अंडर रूट 1 + 3 cos² थीटा से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकलेगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आज की क्लास बेटा इतना ही रखते हैं, इसके बाद आपको अगली क्लास में इसमें डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना, एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर और जनरल पॉइंट पे, और कुछ एक और छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे अर्थिंग क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।